Hello students, today I am also here with you for the next topic in English grammar vocabulary. Is that clear? यानी आज हम यहाँ पर फिर से vocabulary का स्टडी करेंगे। अभी हम इंग्लिश में जो 11th-12th में हम पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट इंग्लिश में, वो आपको पढ़ाया जा रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में मैंने ब्रेक दिया है, यानी रोक दिया है, क्योंकि बीच बीच में हम छोटे छोटे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। जो क्लासें चलती हैं तो उसमें भी मैं बच्चों को बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी बताता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हमारा लॉन्ग टॉपिक प्रिपेयर नहीं है तो हम स्मॉल टॉपिक से भी अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी टॉपिक को अब गेन करेंगे, यानी लर्न करेंगे और सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा भी लगता है। हमने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो इसे फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे आज मेरे साथ यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी में, और जुड़े रहेंगे वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। ये जो बातें बताई जाती हैं इनको भी सुना करें। कुछ बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं कि अभी तो सर बातें बना रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन बातों को भी हम सुनते हैं। ये भी प्रेरणादायी होती है कि इन बातों से हमें नॉलेज मिलती है कि सर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर? तो मेरा नाम यहाँ पर हम देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर वो क्या है? होमोफोन्स है बच्चों। क्या है? होमोफोन्स। यानी टुडेज आवर टॉपिक इज होमोफोन्स, HOMOPH, यानी होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स को हम हिंदी में कहते हैं दो शब्दों से मिलकर बना, होमो और फोन्स। तो होमोफोन्स का मतलब होता है यानी कि वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, यानी अंग्रेजी में हम समझ सकते हैं कि होमोफोन्स का इंग्लिश में मीनिंग क्या है। तो होमोफोन्स का इंग्लिश में मीनिंग है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। हिंदी में इसका अर्थ हुआ अक्सर भ्रमित करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमें भ्रमित करते हैं। इज दैट क्लियर? हिंदी में हम कह सकते हैं विपरीत अर्थक शब्द, यानी होमोफोन्स का हिंदी में अर्थ हुआ विपरीत अर्थक शब्द, यानी ऐसे दो शब्द जिनका उच्चारण तो सेम होता है बट उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग यानी अर्थ अलग अलग होता है। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ इन इंग्लिश, यानी होमोफोन्स मीन्स इज दैट द वर्ड्स which has the same pronunciation but their meaning is difference, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो डिफर होता है, अर्थात अलग होता है, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। क्लियर हो गया? अब हम इसको हिंदी भाषा में समझेंगे जो व्यवहारिक रूप में हम आराम से सीख सकते हैं। वो क्या है कि यानी कि होमोफोन्स को कहते हैं हिंदी में विपरीत अर्थक शब्द। समझिए बच्चों, होमोफोन्स को कहते हैं विपरीत अर्थक शब्द, अर्थात समान उच्चारण वाले शब्द। ऐसे दो शब्द जिनका उच्चारण अर्थात जिनकी आवाज़ अर्थात जो बोलने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका अर्थ और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। क्लियर? वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, या कह सकते हैं द सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, यानी एक जैसे स्वर निकलने वाले शब्दों को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। तो आप समझ गए होंगे, बहुत टफ होते हैं ये। बोर्ड एग्जाम में जब आते हैं तो ये बहुत कम बच्चों से हो पाते हैं, लेकिन कम से कम आप इसको सुन लेंगे तो आपको तरीका तो आ जाएगा कि हमें होमोफोन्स करना कैसे है। ठीक है? तो क्या करना होता है इसमें? हमें दो शब्द मिलते हैं, उन दोनों शब्दों को हमें इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज करना होता है कि उनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अलग अलग हो जाए, अर्थात टीचर को ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि बच्चे ने इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालकर प्रयोग किया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, जैसे मान लीजिए हिंदी में मैं कहूँ हलधर हलधर, हिंदी में एक ही शब्द बोला मैंने हलधर। अब हलधर के क्या मीनिंग हो सकते हैं? दो मीनिंग हो सकते हैं। एक हलधर माने होता है कृषक, अर्थात जो किसान जो हल को धारण करता है। दूसरा हम बलराम को भी कहते हैं, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, उनको भी हम हलधर कहते हैं। तो ऐसे अंग्रेजी में मैंने बोला, सपोज करिए डियर डियर, दो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, यानी डियर डियर, तो दोनों बोलने में एक से लगेंगे लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, यानी कि होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे दो शब्द
जिनका उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन आवाज़ एक जैसी होती है, बट उनके जो अर्थ होते हैं, स्पेलिंग होती है, वो डिफर अर्थात अलग अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उससे पहले आप नोट पर ध्यान दीजिए। बोर्ड परीक्षा में या 11वीं क्लास की हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन होगा, देखिए बोर्ड पर नोट लिखा हुआ है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन आएगा, यूज द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यूज द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग। इसकी हिंदी हुई यानी शब्दों को अपने खुद के वाक्य में इस तरह प्रयोग करें, ठीक है, कि उनका अर्थ अलग अलग हो जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मीनिंग लिखा है तो वो उनका अर्थ लिख के चले जाते हैं, लेकिन हमें अर्थ नहीं लिखना, हमें ऐसे दो सेंटेंस बनाने उन पर कि उन दोनों का अर्थ उस सेंटेंस में अलग हो जाए, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे पहला वर्ड यहाँ लिखा है बच्चों, आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, ऑल्टर ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर ऑल्टर। अब देखो ये दोनों ही शब्द बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, देखो आप देख सकते हैं, ALTAR ऑल्टर, ऑल्टर नीचे लिखा है ALTER ऑल्टर। दोनों ही शब्दों में अंतर देखिए, पहले वाले ऑल्टर में क्या है, A आया है, ALTAR A है, और नीचे वाले में क्या है बच्चों, ALTER ऑल्टर, ठीक है। तो पहले बार, अब दोनों में स्पेलिंग अलग अलग हो गई, तो ऑल्टर ऑल्टर दोनों बोलने में एक से लगे, बट जिस ऑल्टर में ए आता है, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि सर जिस ऑल्टर में ए आता है लास्ट में आर से पहले, उसका मतलब होता है बेदी। बेदी लिखा है यहाँ पर, बेदी का मतलब होता है अर्थात पूजा का स्थान, विवाह का स्थान, या जहाँ जानवरों को सेक्रीफाइस किया जाता है, बलिदान किया जाता है, उस स्थान को भी हम बेदी बोलते हैं। दूसरे ऑल्टर जिसमें ALTER है, उसका हिंदी में अर्थ होता है बदलना। बदलना मतलब चेंज करना, अर्थात अल्ट्रेशन। तो वेदी यानी, और दूसरा क्या था मैंने बताया आपको, परिवर्तन अर्थात बदलना। तो हम इनका कैसे प्रयोग करेंगे, तो दोनों वर्ड हुए ऑल्टर ऑल्टर, आप आपस में चर्चा कर सकते हैं कि ऐसे दो शब्द मैं तुझे बता रहा हूँ, इनके मुझे अलग अलग अर्थ करके बता, कि ऑल्टर ऑल्टर। तो आपको कैसे याद करना हो कि एक ऑल्टर में सर AR आता है और एक ऑल्टर में सर ER आता है, तो जिसमें AR आता है उस ऑल्टर का मतलब होता है बेदी, पूजा का स्थान, और जिस ऑल्टर में E आता है उसका मतलब होता है बदलना अर्थात चेंज करना। तो हमें क्या करना होगा, जब हमें इसकी हिंदी पता चल गई, हमने अंतर कर लिया, तो हम एग्जाम में इनका यूज करेंगे। देखिए मैं सेंटेंस बना रहा हूँ आपके लिए, यूज, आप ऐसे वर्ड को अंतर कर लीजिए। अगर मान लो आपको वर्ड की हिंदी नहीं आती है, ठीक है, तो आप प्रयोग करना तो सीख ही रहे हैं। जो मैंने नोट लिखा है, इस नोट का मतलब क्या है कि इन शब्दों को इस तरह अपने सेंटेंस में यूज करें, प्रयोग करें, इन पर वाक्य बनाएं कि इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए। अगर आपको हिंदी आती होगी या मीनिंग आती होगी या किसी से पूछ लेते हैं तो आप दोनों का अर्थ अलग अलग कर दोगे। नहीं आती है तो भी आप इनको अटेम्प्ट करना, तब भी आप इन्हें एग्जाम में करना, क्योंकि आपको तरीका सर ने बता दिया है। क्या तरीका बताया मैंने, कि सेंटेंस बनाना है, हमें अपनी भाषा में सरल सेंटेंस बनाना है। देखिए तो अब मैं ऑल्टर पे बना रहा हूँ, तो ऑल्टर मान होता है बेदी, पहले मैंने यूज लिख दिया ब्लैक पेन से, अब मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगा। तो अब देखिए ऑल्टर माने क्या होता है, बेदी यानी पूजा का स्थान। आसान सा सेंटेंस बताइए, क्या बना सकते हैं, मेरे घर में एक पूजा का स्थान है, देयर इज एन ऑल्टर इन माई हाउस, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यानी एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन एन ऑल्टर, यानी जानवरों को एक बेदी पर सेक्रीफाइस यानी त्याग या उनको बलि चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इसका बना रहा हूँ, देखिए, यानी कि देयर, सेंटेंस बनना है बच्चों, देयर इज एन ऑल्टर, ठीक है, देयर इज एन ऑल्टर इन माई हाउस। देखो देयर इज एन ऑल्टर इन माई हाउस, यानी मेरे घर में एक पूजा का स्थान है, ठीक है। आप छोटा सा बना दो, ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, छोटा सा कोई सेंटेंस बना दीजिए। दूसरा क्या, ऑल्टर माने बदलना, जैसे कि यानी कि डू नॉट ऑल्टर, डू नॉट ऑल्टर योर, क्या था, योर नेचर, ठीक, फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। देखो अब मैंने लिखा डू नॉट ऑल्टर योर नेचर फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अपना व्यवहार मत बदलो।
कहने का मतलब है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है और कोई व्यक्ति आपको बुरा बनाना चाह रहा है तो डोंट ऑल्टर योर नेचर, अर्थात अपने स्वभाव को दूसरों के लिए मत बदलो। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही बने रहिए, ठीक है। तो अब मैंने तो यहाँ पे प्रयोग कर दिया बच्चों, आप देख सकते हैं ऑल्टर। तो एक ऑल्टर का मतलब मैंने बनाया किससे, घर से, घर में पूजा का स्थान होता है। और दूसरे ऑल्टर का मैंने अर्थ बताया आपके व्यवहार को बदलने से, या कह सकते हैं ऑल्टर इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। तो 11वीं वाले बच्चे समझ रहे होंगे कि सर हमें ये पढ़ा रहे हैं कि हमें दो ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका अर्थ तो अलग अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन उनका उच्चारण, उनकी आवाज़, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम यानी एक जैसा होगा। दूसरा वर्ड हमारा है बेल। देखिए यहाँ देख सकते हैं BALE, बेल माने बच्चे होता है गांठ, ठीक है। और BAIL बेल, बेल माने जमानत। समझ रहे हैं, देखो बोलने में बोलिए आप कैसे लग रहे हैं, बेल बेल दोनों एक से लगे बोलने में, लेकिन दोनों का अर्थ भी अलग है और स्पेलिंग भी। कैसे, एक बेल में बच्चों ई आता है और एक में आई आता है। तो जिस बेल में ई आता है उसका मतलब होता है गांठ, और गांठ मतलब बांधने से नहीं, उसको तो नोट कहते हैं। यहाँ पे कौन सी गांठ से मतलब है, जैसे कपड़े की गांठ होती है, लकड़ियों का गांठ होती है, बंडल होता है, गट्ठर होता है, इसे हम गट्ठर कहते हैं कि अभी एक बेल आया है, ठीक है। कपड़ों की गांठ, लकड़ियों की गांठ, ठीक है। तो हम ये बना सकते हैं बेल माने गट्ठर या गांठ, जैसे हम कह सकते हैं, यानी ही हैज़, छोटा सा सेंटेंस बनाइए आसान सा, ही हैज़ ए बेल, ही हैज़ अ बेल ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। ही हैज़ अ बेल ऑफ क्लॉथ्स, उसके पास कपड़ों का एक गट्ठर है। जो कपड़े आते हैं बिकने के लिए तो बेल आती है, ठीक है। तो ही हैज़ अ बेल ऑफ क्लॉथ्स, उसके पास कपड़ों का एक गट्ठर है। अब दूसरे बेल का मतलब क्या बच्चों, जमानत। हम सब जानते हैं जमानत, यानी जमानत का मतलब क्या होता है, जैसे मुजरिम होते हैं जेल में, उनकी बेल कराई जाती है ना, कि जैसे किसी ने अपराध कर दिया, उसे पुलिस पकड़ लेती है, केस कर देते हैं उस पर, तो उस पर जमानत पे हम उसको रिलीज करा लेते हैं, यानी कि छुड़वा लेते हैं, ठीक है। तो बेल क्या होता है बच्चों, BAIL। तो एक बेल का मतलब हो गया जिसमें ई आता है गांठ, और दूसरे बेल जिसमें आई आता है उसका मतलब क्या होता है, जमानत। जैसे हम कह सकते हैं, सेंटेंस बना लीजिए, यानी कि वेल, मैंने यहाँ लिख दिया देखो आसान सा, वेल इज द रूल, ठीक है, द रूल ऑफ लॉ। लॉ माने क्या होता है, कानून, यानी कि जो जमानत है वो कानून में एक नियम है, एक परंपरा, एक कस्टम है कि कोई व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम उसकी बेल करा देते हैं। तो बड़े बच्चे आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि वो बेल पे छूट गए हैं। तो आप केवल बच्चों इतना ही करना कि स्पेलिंग में अंतर कर लो, एक दूसरे से बात कर लिया करो कि BAIL बता मुझे, जिसमें आई आया उसका मतलब जमानत, और जिस बेल में आई नहीं आता उसका मतलब गांठ होता है। तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक आप सब आसानी समझ सकते हैं, ब्रेक ब्रेक। देखो दोनों बोलो, ब्रेक ब्रेक, क्या अंतर आया, आवाज़ तो एक जैसी दोनों की, लेकिन एक ब्रेक में ई आया, BRAKE। तो ब्रेक माने होता है, इस बार बोर्ड में भी आया था पिछले साल, तो ब्रेक जिसमें BRAKE आता है उसका मतलब होता है रोकना। जैसे गाड़ी के ब्रेक होते हैं, बाइक के ब्रेक होते हैं, कार के ब्रेक होते हैं। तो मैंने एक बच्चे को बताया भी कि इसका मतलब होता है रोकना, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसका करना क्या है। लेकिन आप तो आज समझ रहे होंगे कि ब्रेक ब्रेक इसका मतलब ये कि दोनों शब्दों का ऐसे प्रयोग करो कि आपको पता चल जाए। तो अलग अलग अंतर कर दो। BRAKE ब्रेक माने क्या बताओगे, द ब्रेक, ठीक है, BRAKE द ब्रेक्स ऑफ माई कार, ठीक है, आर फेल्ड, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। इज दैट क्लियर। आप कहते नहीं कि ब्रेक फेल हो गए, तो BRAKE ब्रेक का मतलब होता है रोकना या गाड़ी के ब्रेक, और दूसरा ब्रेक होता है BREAK, इसका मतलब होता है तोड़ना। कैसे तोड़ना बताइए, जैसे हम कह सकते हैं डोंट ब्रेक, यानी मत तोड़ो, ठीक है। मैं आपके उसके लिए बता भी सकता हूँ, तो बच्चे वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मैं अब बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। तो ब्रेक माने होता है तोड़ना। कैसे तोड़ देंगे, जैसे हमने कहा ही, कैसे करेंगे, ही ब्रॉक, इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर दी मैंने यहाँ पर, ही ब्रॉक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। आप टेंस के अनुसार वर्ब भी चेंज कर सकते हैं फॉर्म। जैसे ब्रेक माने तोड़ना होता है, तो ही ब्रेक्स द कार, वह कार तोड़ता है। ही ब्रेक्स द चेयर, वह कुर्सी तोड़ता है।
या ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। तो एक ब्रेक का मतलब तोड़ना और एक ब्रेक का मतलब रोकना। तो किसका मतलब रोकना? जिसमें BRAKE माने रोकना और BREAK ब्रेक माने तोड़ना। तो सेंटेंस बना सकते हो। अगला हमारा वर्ड है बच्चों, आपके लिए बहुत आसान है, डियर डियर। बताइए कैसे? देखो दोनों शब्द बोलने में एक से लग रहे हैं, डियर डियर बोलते हैं आप, लेकिन एक डियर में डबल ई आता है और एक डियर में एक ई आता है। तो अंतर कैसे करोगे? अभी आप यहाँ होते तो आप बता देते कि सर एक डियर का मतलब होता है प्यारा, प्रिय, और एक डियर का मतलब होता है हिरन। ठीक है, तो आप डियर पे बना दीजिए। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता और किसी ने नकल में आपको बता दिया कि डी एक का हिरन होता है, एक का प्रिय, आपने उल्टा सीधा कर दिया ऊपर नीचे, तो DEAR डियर माने प्रिय और DEER डियर माने हिरन। बनाइए सेंटेंस, कैसे बना देंगे? यानी कि माई फादर इज डियर टू मी, मेरे पिताजी मेरे लिए प्रिय हैं। क्लियर? ये ही इज माई डियर फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है। ये ही इज माई डियर सर, वह मेरे प्रिय सर है। ये डियर सर, आप रिस्पेक्टेड सर आप लिखते हैं एप्लीकेशन में, तो जहां भी डियर का यूज करेंगे DEAR, तो आप इसका यूज करिए, डियर माने प्रिय। देखो मैं यहाँ बना रहा हूं, यानी माई फादर, मैंने यहाँ लिख दिया आसान सा सेंटेंस, माई फादर इज डियर DEAR डियर टू मी, मेरे पिताजी मेरे लिए प्रिय हैं। और दूसरे डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन के बारे में आप बता दीजिए, आई सा ए डियर, आई सा ए डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आई सा ए डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरन देखा। क्लियर? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, तो डियर डियर आप देखो इससे समझ रहे होंगे बच्चों, आसान वर्ड लिया मैंने आपके लिए। एक डियर में डबल ई आता है और एक डियर में एक ई आता है। तो जिस डियर में डबल ई आता है उसका मतलब हिरन होता है, जिस डियर में एक ई आता है उसका मतलब प्यारा होता है। अगर मैं इस सेंटेंस का अर्थ बदल दूं, अगर मुझे पता ही ना होता और मैं ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दूं, तब क्या होगा? मान लीजिए मैंने वाली स्पेलिंग यहाँ लिख दी, माई फादर इज डियर टू मी, तो क्या अर्थ हो जाएगा? मेरे पिताजी मेरे लिए हिरन हैं। गलत हो जाएगा ना? ये यू आर माई डियर फ्रेंड, तुम मेरे हिरन मित्र हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे अंतर करना है वो अंतर करके बताना है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर पे अगला वर्ड है बच्चों, बियर बियर। यू कैन सी एट द बोर्ड, देखो इधर दिख रहा है क्या? देख सकते हैं इसको, BEAR बियर और BEER बियर। तो जिस बियर में डबल ई आता है उस बियर का मतलब होता है बियर। एक बियर होती है पेय पदार्थ, जैसे ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो BEER बियर का मतलब पीने वाली बियर। आप सब समझ गए होंगे बॉयज लोग भी। ठीक है, तो अंतर कैसे कर लेंगे? लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको पता ना चलेगा, इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया। तो जिसमें डबल ई आता है उस बियर का मतलब होता है पीने वाला पेय पदार्थ जो एल्कोहल बेस्ड होता है। इज इट क्लियर? और दूसरा बियर जिसमें एक ई आता है उसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना और भालू। ठीक है, तो यहाँ पर हम BEAR और BEER दोनों में अंतर करेंगे। बताओ, तो जिस बियर में डबल ई आए उसका मतलब बियर जो पीने वाली होती है उस सेंटेंस बना दीजिए, और जिस बियर में एक ई आता है उसका मतलब होता है सहन करना। तो कैसे करेंगे? पहले मैं सहन करने में बना रहा हूँ, तो सहन करने में कितने सेंटेंस बन जाएंगे? ठीक है, प्लीज बेयर मी, कृपया मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। आप इससे मुझे बेयर ही कर रहे होंगे कि इतनी देर से मैं पढ़ाए जा रहे हैं, हम तो इतनी देर में गेम खेल लेते PUBG का या कोई भी। तो बेयर करने का मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना किसी को। तो डोंट बेयर मी, मुझे सहन मत करो। या ही बेयर्स दिस पेन, देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना दिया, ही बेयर्स। ठीक है, ही बेयर्स दिस पेन, वह इस तकलीफ को सहन करता है। इज दैट क्लियर? वह इस तकलीफ को सहन करता है, बियर्स। और दूसरे बियर का आप बताते हैं। ठीक है, आई डोंट लाइक बियर, मुझे बियर अच्छी नहीं लगती। आई डू नॉट लाइक, ठीक है, बियर, मुझे बियर पीना अच्छा नहीं लगता। इज दैट क्लियर? तो मैंने देखो बियर बियर पे अंतर बना दिया। तो ये इतने सारे मैंने आपको होमोफोन्स बताए। तो होमोफोन्स का मीन्स, एक बार फिर आई रिपीट, जो बच्चे देर से जुड़े होंगे, यानी ऐसे दो शब्द जिनकी स्पेलिंग और अर्थ तो अलग अलग होता है बच्चों, लेकिन उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, बोलने में एक जैसे लगेंगे। जैसे मैंने बताया डियर डियर,
लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। एक डियर का मतलब हिरन, एक का मतलब प्रिय। ऐसे मैंने एक और शब्द लिखा, आप बता सकते हैं। देखिए यानी 6 नंबर पे आया बच्चों, यानी कि वेस्ट, WASTE, और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर WAIST। 2 वर्ड हो गए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं, हमारे कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं। ठीक है, फिर भी समझना है तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लेना कि सर आज आपने क्या पढ़ाया था। नंबर नीचे लगा देंगे, गोपाल भैया लगाते हैं रोज एडिटिंग करके। तो वेस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट, एक वेस्ट क्या हुआ WASTE, वेस्ट माने बर्बाद करना। ठीक है, और दूसरा WAIST, वेस्ट माने कमर। कमर आप जानते हैं जो हमारी बैक होती है, अर्थात कमर को हम इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, WAIST। तो आप इसका डिफरेंस कैसे करोगे कि सर जिस वेस्ट में अंत में ई आता है उसका मतलब होता है बर्बाद करना। तो आप इस पर यूज बना दीजिए। आपकी मम्मी कहती भी हैं कि डू नॉट, ठीक है, वेस्ट, क्या बोलो, योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, वेस्ट माने कमर। कमर पे सेंटेंस बना दो, कैसे बना दीजिए, यानी आई फील, देखो मैंने ये लिख दिया, आई फील पेन इन माई वेस्ट, मेरी कमर में दर्द है, अर्थात मैं अपनी कमर में दर्द महसूस करता हूँ। या आई हैव अ पेन इन माई वेस्ट। अगर मैंने ये दुर्भाग्य से दोनों वर्ड ऊपर नीचे कर दिए तो क्या अर्थ हो जाएगा, आपको किसी ने नकल करते हुए बता दिया कि एक का अर्थ होता है कमर, एक का मतलब होता है बर्बाद करना। तो अगर आपने कमर की अंग्रेजी ऊपर वाले वाक्य में लगा दी तो क्या हो जाएगा, अपनी कमर बर्बाद मत करो, गलत हो जाएगा ना। और नीचे लगा दिया तो क्या आ जाएगा, यानी कि मैं क्या महसूस करता हूँ, अब मैं बर्बाद महसूस करता हूँ, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन होमोफोन्स में कठिनाई इसीलिए होती है क्योंकि ये बोलने में तो दोनों एक से लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कास्ट और कास्ट, CAST, कास्ट माने फेंकना, और CASTE, कास्ट माने जाति। तो हम इन पे यूज कर सकते हैं कास्ट, कास्ट। क्लियर हो गया। ऐसे ही पेल, पेल, एक वर्ड और मैं लिख दूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बच्चों को बताया भी था। देखिए यहाँ पर लिखा है PALE और PAIL, दोनों वर्ड हैं। तो पेल और पेल, देखो बोलने में एक से लग रहे हैं, आप बच्चे याद करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं सर ने बताया था, हमें याद हो गया। लेकिन कुछ बालक बड़े केयरलेस होते हैं, वो नहीं याद करते, वो सोचते बाद में पूछ लेंगे। तो पेल, पेल, तो जिस पेल में ई आता है उसका मतलब होता है पीला या उदास, पीला या उदास। और जिस पेल में आई आता है उसका मतलब होता है बाल्टी, बकेट, अर्थात पानी रखने का कोई बर्तन। इज इट क्लियर। तो हमने अंतर कर लिया, पूछ भी लेते हैं। अभी आप जाते हुए पूछेंगे दूसरे से कि बताओ पेल, पेल क्या होता है। तो जिसमें आई आता है उसका मतलब बाल्टी, और जिसमें आई नहीं आता उसका मतलब क्या होता है, उदास या पीला। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर पेल को हम यूज कर लेते हैं सेंटेंस में। कैसे यूज करेंगे, यानी कि ही लुक्स, देखिए ही लुक्स पेल, PALE, बाय फेस, यानी कि वह चेहरे से उदास दुखी दिखता है। इज इट क्लियर। ये ही इज पेल। अब दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाल्टी। जैसे कह सकते हैं द वाटर इज इन द पेल, द वाटर इज इन द पेल, यानी पानी बाल्टी में है। ठीक, इज इट क्लियर। प्लीज स्टॉप। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं इनको होमोफोन्स को, कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी कि इस नोट पर ध्यान दीजिए। इस नोट का मतलब है यूज द वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग। इन शब्दों को इस तरह अपने वाक्यों में प्रयोग करो कि इनका अर्थ अलग अलग हो जाए। क्लियर। और दोनों में हमें अलग करके फिर उनका सेंटेंस बनाना है। 1% आपको मान लो किसी वर्ड की स्पेलिंग की हिंदी ना आती हो तो भी आप मेरे कहने से उसका प्रयोग अपने सेंटेंस में जरूर कर देना। हो सकता है कि इवन बोर्ड में भी आपको मार्क्स मिल जाएं। अब तो इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि होमोफोन्स का मतलब होता है अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में उन दो शब्दों का प्रयोग करना। क्लियर। तो आज हमने होमोफोन्स की स्टडी करी ग्रामर पोर्शन में। 11th वाले बच्चों के लिए न्यू है
और 12th वाले बच्चे इसको लास्ट ईयर भी स्टडी कर चुके थे। आपकी ग्रामर की बुक में या जो इंग्लिश की जो बुक लगी है उस बुक में आप इसको सर्च कर लीजिए, ग्रामर में भी आपको मिल जाएगा, पेज पर देख लें और उसको स्टडी करें। आपस में एक दूसरे चर्चा करते रहें कि होमोफोन्स बताओ तो इसका मतलब क्या होता है। राइट और राइट दोनों में अंतर बताओ। राइट और राइट, तो एक राइट का मतलब क्या होता है सही, और एक राइट का मतलब क्या होता है लिखना। ठीक है, तो RIGHT राइट माने सही या अधिकार, और WRITE राइट माने लिखना। आप यूज कर सकते हैं। ऐसे हमने कहा यहाँ पर और बहुत सारे वर्ड होंगे, तो ऐसे इतने सारे वर्ड्स को हम ये बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैंने आपको करने का तरीका बताया कि होमोफोन्स हम किस तरह से करते हैं। दूसरा टॉपिक हम लेंगे यानी वोकैबुलरी में ही एंटोनियम को लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें पढ़ा रहा था होमोफोन्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।